स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से हम प्राचीन इतिहास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन इतिहास में हमें पता है कि हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना, जो कि एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी इस सभ्यता में हमारे पास कांस्य का उपयोग किया गया, जबकि अभी तक वर्तमान समय में यहाँ पे कोई भी लोहे के प्रयोग की कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही लोहा यहाँ से इस सिंधु स्थल से पाया गया है। यह सिंधु स्थल की अगर मैं बात करूं तो सिंधु स्थल भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। और देखिए जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे जो स्थल थे उनकी खुदाई की गई, पुरातत्व स्थल थे उनकी खुदाई की गई। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपनी किताब में इस सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था और उसने कहा था कि हो सकता है कि इस टीले के नीचे कोई सभ्यता दफन हो, है ना। उस समय हमारे पास इस सभ्यता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और बाद में जाके जब 1856 का टाइम पीरियड आता है हमारे पास, तो उस समय आपको पता है कि रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया गया था डलहौजी के द्वारा। तो बाद में 1856 में लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, जिसमें कि दो भाई थे मुख्य रूप से। एक भाई विलियम बर्टन और दूसरा भाई जेम्स बर्टन। इन दोनों भाइयों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, ये दोनों इंजीनियर थे, कि रेलवे जो लाइनें होती वो बिछाई जाए आपके पास लाहौर से कराची तक के एरिया में। तो उस समय इस जो सभ्यता थी, जो टीला था, इस पर सबसे पहला ध्यान दिया गया, ठीक। और ध्यान गया जब इस सभ्यता के पे, तो फिर वहां पे देखा गया कि इस सभ्यता के नीचे कुछ दफन है ना। इसके जो पुरातत्व जो अवशेष थे वो बाहर निकल कर आए, क्योंकि रेलवे लाइन बिछाने के दौरान वही पुरातत्व, इसलिए जब आप खुदाई करते हैं रेलवे पटरियों या रेलवे लाइन बिछाते हैं तो जो पुराने अवशेष थे वो देखे गए वहां पे। तब अनुमान लगाया गया कि हाँ, हो सकता है इसके नीचे कोई एक सभ्यता दफन हो। तो बाद में जाके इसके लिए प्रयास किए गए और इसकी खुदाई की गई। तो बाद में 1921 में आपके पास इसकी खुदाई का काम शुरू किया गया। 1921 में सर जो आपके पास जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल इनके निर्देशन में दयाराम साहनी को ये जिम्मा दिया गया कि आप इस स्थल की खुदाई करें। तो बाद में जब स्थल की खुदाई की गई तो जो पहला शहर पाया गया उसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला सबसे पहला शहर आपके पास क्या था? हड़प्पा शहर था, ठीक है। तो इसी को बाद में जब इसकी और ज्यादा खुदाई की गई तो बाद में पता चला कि ये जो सिंधु जो कि आपका हड़प्पा जो स्थल है, वहां पे जब खुदाई की गई तो पता चला कुल भारत में इसके 1400 स्थल पाए गए, है ना। 1400 स्थल कुल इसके पाए गए, जिनमें से कुल 975 साइट आपके पास भारत में पाई गई, जबकि
425 जो साइट थी वो आज आपके पास पाकिस्तान में है, यानी कुल 1400 स्थल पाए गए इस सिंधु घाटी सभ्यता में, और जिनमें से पहला जो था वो हड़प्पा था और कुल 1400 स्थल थे, जिनमें से भारत में 975 और पाकिस्तान में आपके पास 425 थे। इसी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो यह आपके पास कुल 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। इस सभ्यता में 14 लाख किलोमीटर तक के एरिया को ये सभ्यता कवर कर सकते, तो आप जान सकते हो, तो समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी जो कि अवशेषों के नीचे थी, है ना। बाद में जब खुदाई की गई तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ी सभ्यता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली जाने वाली ये सभ्यता थी। इस सभ्यता में आपके पास इसका जो देखिए इस तरीके से एक समझते हैं, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसका जो उत्तरी सीमा थी, है ना, इसकी जो उत्तरी सीमा थी वो थी आपके पास कश्मीर में मांडा, जो कि चेनाब नदी के तट पर थी। चेनाब नदी के तट पर यह सभ्यता थी। जबकि मैं बात करूं आपके पास दक्षिण की, तो दक्षिण में आपके पास तैमाबाद जो स्थल मिला वो था आपके पास महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर। और अगर मैं पश्चिमी सीमा की बात करूं तो ये आपके पास फैली हुई थी बलूचिस्तान का। ठीक, और यहां का नाम था आपके पास सुदका गैंडोर। सुदका गैंडोर था आपके पास, जो कि दास्क नदी के तट पे थे। दास्क नदी के तट पर। अगर मैं पूर्वी सीमा की बात करूं तो यहां पे पाए जाने वाला जो स्थल था उसका नाम था आलमगीर, जो कि आपके पास उत्तर प्रदेश में मिला। और कौन सी नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। तो ये इस तरीके से इसकी पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी सीमा, उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा इस स्थल की पाई गई। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी के तट पर? तो हिंडन नदी के तट पर। जबकि उत्तरी सीमा की बात करूं तो उत्तरी सीमा में पाए, उत्तरी सीमा इसकी कश्मीर में मांडा तक फैली हुई थी, जो कि चेनाब नदी के तट पर था। जबकि पश्चिमी सीमा की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी सीमा इसकी बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, सुदका गैंडोर नामक स्थल तक, जो कि दास्त नदी के तट पर स्थित है। जबकि दक्षिणी सीमा की अगर मैं बात करूं तो ये सीमा आपके पास तैमाबाद वर्तमान महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस सभ्यता से पाए जाने वाले स्थलों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला पहला स्थल था आपके पास हड़प्पा, जो वर्तमान में आपके पास पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे पड़ता है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। हड़प्पा वर्तमान समय में ये पाकिस्तान वाले पंजाब में, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे ये सीमा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता से खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में कहां पे? पाकिस्तान में है। और क्योंकि आपको पता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बनाए गए, है ना। तो भारत की सत्ता पंडित नेहरू के हाथों में, जबकि पाकिस्तान की सत्ता मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में दी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से पाई जाने वाली क्या चीजें थी, आइए देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाली जो पहली चीज थी वो थी आपके पास 12 अन्न कोठा।
आपको पता है कि वर्तमान समय में आप भी उत्तराखंड के कई गांवों में देखा होगा कि अनाज संग्रहण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कोठार की। तो कोठार होता क्या है? बेसिकली एक बक्सा टाइप का होता है आपके पास, है ना, जिसमें आप अनाजों का संग्रहण करते ताकि वो लंबे समय तक सही रहे, है ना, या फिर चूहे से बचाने के लिए तो उन्हें संग्रह किया जाता है कोठार। हड़प्पा सभ्यता में 12 अन्न के कोठार मिले जो कि 6-6 की पंक्ति में विभक्त थे, यानी आप समझ सकते हैं इस तरीके से। हड़प्पा सभ्यता से पाए जाने वाले 12 अन्न के कोठार 6-6 की पंक्ति में विभाजित थे, यानी 6 इधर और आपके पास 6 इधर। आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जब आप खेती बाड़ी करते हो तो अनाजों को बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जाता था, इसलिए कोठारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगली जो चीज मिली है यहाँ पे वो यहाँ पे श्रमिक आवास की जानकारी। दूसरा यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग था उस समय आपके पास सिंधु घाटी सभ्यता का, उनके जो स्थल थे जहां पे रहते थे उनके बारे में जानकारी मिली है कि हाँ यहाँ पे श्रमिक आवास था आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे धातु गलाने की 16 भट्टियां, धातु गलाने की 16 भट्टियां प्राप्त हुई। वर्तमान समय में धातु को हम गलाते हैं, जैसे सोना है तो सोने को भी पहले पिघलाया जाता है, गलाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपके पास धातु गलाने की 16 भट्टियां बड़ी मात्रा में मिली, जो दर्शाता है कि उस समय आपके पास धातु का महत्व था और उनसे नई चीजें निर्मित की जाती थी, सिर्फ और सिर्फ लोहे को छोड़कर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक आपके पास लोहा नहीं मिला है और न इसकी पुष्टि हुई है, न वर्तमान समय तक ये मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, हम ये कह सकते हैं। अगली जो मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास एक तांबे की मुहर भी मिली है, तांबे की मुहर। अगला तांबे की मुहर भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है और जो कि इशारा करते हैं वहां पे तांबे का प्रचलन था काफी मात्रा में। अगला यहाँ पे एक कांसे का आईना भी मिला है, कांसे का आईना, तो जिससे हम समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काफी उन्नत किस्म की रही होगी, क्योंकि अन्न के कोठार यानी अनाजों का भी उस समय दौर था और अनाजों को भी फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के लिए संग्रहित किया जाता था ताकि अगर कभी भविष्य में किसी भी किस्म का अकाल पड़े तो लोग अनाजों को कोठार के माध्यम से उनका प्रयोग कर सकें। दूसरा, हम पढ़ रहे हैं श्रमिक आवास की जानकारी, यानी हमें श्रमिक वर्ग के होने की भी जानकारी मिलती है। राजा वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, तो श्रमिक वर्ग की जानकारी मिलती है। अगला हमें धातु बनाने की 16 भट्टियों की जानकारी मिलती है, यानी धातु बनाने की कला का भी आविष्कार हो गया था और सिंधु घाटी के जो लोग थे वे धातु बनाना जानते थे। अगला तांबे की मुहर दर्शाता है कि तांबे का बहुत ही ज्यादा प्रयोग में किया जाता था, काफी मूल्यवान धातु मानी जाती थी। अगला कांसे का आईना मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई कुछ चीजें जिनको हम देख रहे हैं। चलिए बिठा देते हैं इसे, एक ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बिठा दें इसे। सिंधु घाटी स्थल से मिलने वाला जो दूसरा स्थल था वो था आपके पास मोहनजोदड़ो, ठीक, जो वर्तमान समय में
पाकिस्तान के सिंध में। अगर आप भारत की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी इलाका है ना, तो वहां पे मोहनजोदड़ो नामक स्थल मिला। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है सिंध का नकली स्थान। सिंध का नकली स्थान। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और दूसरा नाम है सिंध का नकली स्थान, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से जब खुदाई की गई तो यहां से भारी मात्रा में नर कंकालों की प्राप्ति होती है। तो कुल यहां पे 42 नर कंकालों की प्राप्ति हुई। 42 नर कंकालों की प्राप्ति हुई, ठीक, जिन्हें किसी धारदार हथियार से काटा गया, ठीक है। 42 नर कंकाल मिले जिन्हें किसी धारदार हथियार से काटा गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से हमें एक अन्नागार की प्राप्ति। मोहनजोदड़ो से पाए जाने वाले जो दूसरी चीज थी वो थी अन्नागार। एक यहाँ पे अन्नागार भी पाया गया था, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो में अन्नागार अन्नों को संग्रहण के लिए किया जाता था, जो वर्तमान समय भी आप देखो जाता है कि अन्नों का संग्रह किया जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली, पूरे सिंधु घाटी की सबसे बड़ी संरचना की अगर मैं बात करूं तो ये मिला यहाँ पे बृहद स्नानागार। स्नानागार जो बाथिंग टब, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अगर संरचना की बात की जाएगी तो सबसे बड़ी संरचना थी इसकी बृहद स्नानागार। हो सकता है कि इसका प्रयोग पुराने समय में या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इसका जो प्रयोग करते थे, जैसे वर्तमान समय में अगर हमारे पास कोई हमारा त्योहार आता है या फिर मकर संक्रांति आती है या फिर कुछ आता है तो हम लोग जाते हैं हरिद्वार जाकर, हाँ, हरि की पौड़ी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो इसका प्रयोग भी किसी विशेष कार्यों में सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था, जैसे कुछ उत्सव हो गए या फिर कुछ शुभ अवसरों पर बृहद स्नानागार का प्रयोग क्यों किया जाता था? एक सामूहिक स्नान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था और यह सिंधु घाटी की सबसे बड़ी संरचना थी। सबसे बड़ी संरचना जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां से आपके पास योगी की एक मुहर मिली है जिसमें कि एक योगी योग ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। योगी की मुहर मिली है योग मुद्रा में, योग ध्यान मुद्रा में मिला है और उसके चारों ओर 5 प्रकार के 6 जानवर, और उसके चारों ओर क्या है, 5 प्रकार के 6 जानवर। 5 प्रकार के 6 जानवरों में आपके पास एक भैंसा, 2 हिरन, एक गैंडा, एक हाथी और एक बाघ। तो जो हमारे पास एक योगी की मोहर मिली जिसमें वो योगी योग ध्यान मुद्रा में है, उसके चारों ओर 5 प्रकार के 6 जानवर मिले, जिसमें से एक भैंसा, 2 हिरन, एक गैंडा और एक हाथी और एक बाघ मिला है, ठीक है। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास नर्तकी की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता से जो कि कांसे की थी, कांसे की बनी हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कि कांसे की बनी हुई थी और यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती है।
सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो स्थलों के बारे में पढ़ लिया है कि हड़प्पा पहला स्थल था जो खोदा गया और दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी आपके पास पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीजें ये रही 42 नग कंकालों की प्राप्ति हुई जिसे किसी धारदार हथियार से काटा गया था। दूसरा अन्नागार की प्राप्ति हुई है जिससे पता चलता है कि ये लोग भी अन्न की खेती करते थे और फ्यूचर के लिए उसे आप संरक्षण कर सकते थे कि अगर फ्यूचर में कभी अकाल आ जाए तो उस समय इनका प्रयोग किया जा सके। तीसरा बृहद स्नानागार मिला है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। इसका प्रयोग आपके पास सामूहिक जब कई लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे, कोई उत्सव आ जाए, कोई शुभ कार्य करना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग करते थे। और एक योगी की मुहर मिली है जो कि योग ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और जिसके चारों ओर 5 प्रकार के 6 जानवर हैं। ठीक है, अगला एक नर्तकी की कांसे की बनी हुई सुंदर मूर्ति मिली है जो कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।